हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास 01 में अपन ने पढ़ा था। आवेश और आवेश के कुछ गुणों की बात की थी और आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 02 लेके आ रहे हैं, जिसमें अपन बात करेंगे कि दो आवेशों के बीच कूलाम बल क्या होता है, कूलाम बल किन किन राशियों पर निर्भर करता है और अपन बात करेंगे कूलाम बल की सदिश रूप की कि उसको सदिश रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो बच्चों शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी 02 क्लास की बात करते हैं अपन, और आज अपन बात करेंगे कूलाम नियम या कूलाम बल, दोनों एक ही बात है। आप उसको कूलाम नियम बोल दो चाहे कूलाम बल बोल दो। तो बच्चों अपन बात कर रहे थे स्थिर वैद्युतिकी, जहां पर अपन ने बोला था कि अपन स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। तो कूलाम बल भी किसके लिए लागू होगा? केवल स्थिर आवेशों के लिए। पहली बात आपको याद रखनी है कि कूलाम का जो नियम है या कूलाम बल है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए वैलिड होगा, केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होगा। दूसरी कंडीशन है अपने पास, दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदु आवेश। तो यदि आपके पास दो बिंदु आवेश हो और दोनों स्थिर आवेश हो तो अपन कूलाम का नियम लगा सकते हैं। तो देखते हैं कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों। आपके पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों आवेश के बीच की दूरी है आपके पास R। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, या आप ऐसे बोल सकते हो कि दोनों आवेश का जो परिमाण है उन परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो अपन इसको लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब आप इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हो तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, कांस्टेंट आता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों दो आवेशों के बीच कूलाम बल हो गया। अब अपन बात करते हैं ये K क्या है यहाँ पर। इस K को अपन बोलते हैं कूलाम नियतांक। कूलाम नियतांक, और इस कूलाम नियतांक की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब इस K का अपन मात्रक देखें यहां से तो R स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन में आएगा तो अपने पास बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये K की वैल्यू हो गई जो अपने को डायरेक्ट न्यूमेरिकल के अंदर काम में लेनी है। फिर अपन बोलते हैं कि ये जो K है वो माध्यम पर निर्भर करता है, यानी दो आवेशों के बीच आपने माध्यम रखा है तो उस माध्यम पर K का मान निर्भर करेगा। किस तरीके से करेगा? यदि अपन K की दूसरी वैल्यू देखें तो वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है बच्चों वो है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है अपने पास 8.85 × 10⁻12। अब एप्सिलॉन नॉट का अपने को मात्रक चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहां से निकालेंगे अपन। तो F इक्वल्स टू K की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन नॉट यहां पे आ जाएगा और बल यहां पे। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बनेगा अपने पास 1/4 पाई F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से अपने पास Q1 Q2 तो कूलाम स्क्वायर अपॉन 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दूरी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो निर्वात की विद्युतशीलता इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब अपन बच्चों बात करते हैं विद्युतशीलता होती क्या है। ये तो निर्वात की विद्युतशीलता है,
जब अपन इन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम रख देंगे तो ये विद्युतशीलता किसकी बन जाएगी? माध्यम की। माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है? तो बात करते हैं अपन पहले विद्युतशीलता की। विद्युतशीलता ये होती है बच्चों कि यदि इन दो आवेशों के बीच में बल लग रहा है तो ये माध्यम अगर अपन कोई रखते हैं तो वो माध्यम इन दोनों के बीच लगने वाले बल का कितना विरोध करेगा। अपन ये बोलते हैं कि जब भी अपन दो आवेशों के बीच कोई माध्यम रखते हैं तो विद्युतशीलता क्या होती है बच्चों? उस माध्यम द्वारा इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का जो विरोध करने वाला गुण है उसको अपन बोलते हैं विद्युतशीलता। तो विरोध करने वाला गुण है, इसका मतलब अपन ये भी बोल सकते हैं कि विद्युतशीलता क्या होती है कि अगर अपन माध्यम रखेंगे तो दोनों आवेशों के बीच बल का मान क्या होगा? कम होगा। अपन ने ये तो बोला है कि माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है? दो आवेशों के बीच यदि अपन माध्यम रखते हैं तो वो माध्यम क्या करेगा? उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करेगा और उस विरोध करने वाले गुण को अपन बोलते हैं विद्युतशीलता। तो इसको अपन आगे देखते हैं, इतना नोट करो। अब अपन बात करते हैं विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होती है बच्चों? किसी माध्यम द्वारा दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का विरोध करना। इसके लिए अपन ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बहुत अच्छा सा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है अपने पास जो संबंध बताता है अपने को किनके बीच में। एप्सिलॉन तो है यहां पर माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। बात करें अपन एप्सिलॉन नॉट, जिसकी बात अपन कर चुके हैं पहले, यह है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और एक चीज अपने पास है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर होता है माध्यम का पैरावैद्युतांक, माध्यम का पैरावैद्युतांक। इन तीनों के बीच ये संबंध होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम का पैरावैद्युतांक। तीनों के बीच संबंध हो गया एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अगर अपन बात करें कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक क्या था अपने पास? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और के का मात्रक क्या लिखा था बच्चों? अपन ने लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर अपन याद रखना चाहें तो अपने पास एक ट्रिक है, आप इस के का मात्रक याद रख लो। इस के के मात्रक को आप उल्टा कर दो तो वो किसका मात्रक बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। और यही मात्रक किसका होता है? एप्सिलॉन का। दोनों विद्युतशीलता है अपने पास, एक निर्वात की विद्युतशीलता है तो दूसरी माध्यम की विद्युतशीलता है। राशि तो एक ही है, विद्युतशीलता, फर्क इतना है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती है जबकि एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। तो दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब दोनों की विमा की बात करें अपन, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होगी और के की विमा क्या होगी? तो दोनों को मैं साथ लेके चल रहा हूं बच्चों, दोनों की कंपैरिजन कर रहे हैं अपन। तो के का फॉर्मूला बनेगा अपने पास के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों आवेशों के बीच कूलम्ब बल था। यहां से के हो जाएगा अपने पास F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो विमा लिखो, बल की विमा होती है M1 L1 T माइनस 2। यहाँ पे दूरी का स्क्वायर है तो ये आपके पास हो जाएगा L2। नीचे आवेश की विमा होती है A1 T1, दो बार आ रहा है तो अपन A1 T1 एक बार और लिख देंगे। यहां से इसकी विमा क्या होगी? M1
यहां से L1 और L2 कितना हो गया, L3। नीचे देखो बच्चों T1 T2 हो जाएगा, T2 ऊपर जाके T-2 और एक T-2 पहले से तो T-4। फिर नीचे A1 A2 हो गया, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो A-2। ये K की विमा हो गई। फिर अपन ने बात की कि K का जो मात्रक होता है उसको उल्टा करेंगे तो अपने पास विद्युतशीलता का मात्रक आ जाएगा। अब अपन इसकी विमा लिखना चाहें तो K की जो विमा थी उसको उल्टा कर दो, यानी जो वैल्यू यहाँ पे प्लस की थी उनको माइनस कर दो और माइनस की थी उसको प्लस कर दो। तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नोट की विमा क्या आ जाएगी, M वहां पे +1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, L वहां पे +3 है तो यहाँ पे -3, वहां T-4 है तो यहाँ +4 और वहां पे A-2 है तो यहाँ पे A+2। तो K और विद्युतशीलता यानी कूलाम नियतांक और विद्युतशीलता का मात्रक एक दूसरे के उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही विमा की बात करें तो दोनों की विमा भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो ये थी अपने पास विद्युतशीलता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नोट थी आपके पास निर्वात की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन R है अपने पास माध्यम का परावैद्युतांक। बात करें अपन विद्युतशीलता की तो विद्युतशीलता बच्चों क्या था अपने पास कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को, अगर अपन बोले कि दो आवेशों के बीच आपने कोई माध्यम रखा है और वो माध्यम क्या करेगा, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करेगा यानी उसका विरोध करेगा, और ये विरोध करने वाला जो गुण है उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता यानी माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम का परावैद्युतांक, तीनों के बीच एक संबंध होता है एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन R। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं दो आवेशों के बीच यदि अपन कोई माध्यम रखते हैं तो बल कितना चेंज होगा। तो अपन ने बोला कि ये Q1 और Q2 दो आवेश थे अपने पास, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, R। तो पहले तो अपन बात करते हैं कि निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, या इसको बल बोल दो आप, स्थिर वैद्युत बल भी बोलते हैं इसी को। तो कूलाम नियम से दोनों आवेशों के बीच बल कितना हो जाएगा, इसको F0 बोल देंगे अपन। ये निर्वात की बात कर रहे हैं तो F0 बोला है मैंने इसको, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R²। यहां पे मैं निर्वात की बात कर रहा हूं तो विद्युतशीलता किसकी आएगी बच्चों, निर्वात की, और निर्वात की विद्युतशीलता क्या लिखी थी अपन ने, एप्सिलॉन नोट। अब यदि अपन बात करें कि इन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम रख दें तो माध्यम रखने पर माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य बल, दोनों आवेशों के मध्य बल, अब जो माध्यम अपन रखते हैं उस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना है, एप्सिलॉन R है। अब ध्यान रखना बच्चों, ये एप्सिलॉन R परावैद्युतांक है, इसकी वैल्यू हर माध्यम के लिए अलग अलग होती है। जैसे अपन हवा या निर्वात की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर अपन किसी धातु की बात करें तो धातु के लिए इसकी वैल्यू अनंत होती है। अगर अपन वाटर यानी जल की बात करें तो उसके लिए इसकी वैल्यू लगभग 80 के आसपास होती है। ये एक दो डेटा में लिख देता हूं। एप्सिलॉन, अगर अपन वायु या निर्वात की बात करें तो इसके लिए इसकी वैल्यू होती है लगभग 1। अपन बात करें एप्सिलॉन धातु के लिए होता है अनंत। अगर अपन बात करें एप्सिलॉन
जल के लिए तो इसकी वैल्यू होती है लगभग 80 के आसपास। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई मटेरियल है या और कोई पदार्थ है तो उसका परावैद्युतांक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। तो बात करते हैं अपन माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य बल कितना होगा, इसको Fm बोल देते हैं अपन, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे माध्यम की बात कर रहे हैं तो विद्युतशीलता किसकी आएगी, माध्यम की, और ये आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ऐसा का ऐसा। जब दोनों आवेशों के बीच निर्वात था तो निर्वात में बल ये हो गया, जहां पर विद्युतशीलता निर्वात की लिखेंगे अपन, और जब आप माध्यम की बात करते हो तो विद्युतशीलता किसकी आ जाएगी बच्चों, माध्यम की। अब इन दोनों की तुलना कर लेते हैं अपन कि माध्यम रखने के बाद बल कम होगा या ज्यादा होगा। तो अपन ने बात तो पहले ही कर ली थी कि माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, किसी भी माध्यम का एक वो गुण होता है जो क्या करेगा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को या बल का विरोध करेगा। फिर भी अपन एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं तो F0 अपॉन Fm, F0 की वैल्यू ये रही आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब डिवाइड कर रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो F0 अपॉन Fm किसके इक्वल आ गया बच्चों, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और यहां से अपन एक फॉर्मूला लिखा था अभी, एप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, यही संबंध पढ़ा था अभी अपन ने। तो आपके पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको इधर ले आओ, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन r के इक्वल। तो यहां से मैंने लिखा F0 या F0 अपॉन Fm इक्वल्स टू एप्सिलॉन r। यहां से माध्यम के अंदर बल कितना हो जाएगा, Fm इक्वल्स टू F0 अपॉन एप्सिलॉन r। तो अपन ने देखा कि दो आवेशों के बीच अपन जब माध्यम रखते हैं तो माध्यम रखने पर बल का मान क्या हो जाता है, कम, और कितना कम हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन r गुना कम हो जाएगा। एप्सिलॉन r क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। अगर अपन दो आवेशों के बीच कोई माध्यम रखेंगे तो उस माध्यम का परावैद्युतांक दिया हुआ रहेगा आपको। यदि देखो अगर मैं बात करूं आपको निर्वात की बात करें तो निर्वात में एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, या अपन ऐसे बोले एप्सिलॉन r की वैल्यू, सॉरी एप्सिलॉन r परावैद्युतांक है। वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक कितना होता है, 1, और धातु के लिए होता है अनंत, और जल के लिए कितना होता है, 80। तो यदि अपन बात करें कि यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात है तो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो बल का मान चेंज नहीं होगा। Fm किसके बराबर आ जाएगा, F0 के बराबर। अगर मैं बात करूं दोनों आवेशों के बीच अगर अपन कोई धातु का टुकड़ा रख दें तो धातु के लिए एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, अनंत, और 1 अपॉन अनंत किसके इक्वल होता है बेटा, 0 के। तो यानी यदि अपन दो आवेशों के बीच कोई धातु का टुकड़ा रख दें या कोई धातु का पदार्थ रख दें तो उन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0। तो ये थी अपने पास निर्वात में बल और माध्यम में बल की तुलना। यदि अपन माध्यम की बात करें तो बल हमेशा क्या हो जाएगा, कम। तो वीडियो को पॉज करके नोट करो, आगे बात करते हैं अपन। अब अपन कूलाम नियम की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। ये जो कूलाम बल था इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ध्यान से देखो। पहली जो विशेषता है वो ये है बच्चों कि कूलाम बल प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। ये कब होगा बच्चों, मान लो अपने पास दो आवेश थे,
Q1 और Q2 दोनों के बीच की दूरी थी आपके पास R। यदि ये दोनों आवेश धनावेश हैं, यदि ये दोनों आवेश ऋणावेश हैं, तब तो इनके बीच बल कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 01 टाइप करो और ये वीडियो देखो। वहां पर अपन ने बोला था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश, और ये भी ऋणावेश है और ये भी ऋणावेश, तब तो दोनों के बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। यदि मान लो ये धनावेश है और ये ऋणावेश, या ये ऋणावेश है ये धनावेश है, तो ये दोनों हो गए विपरीत आवेश। तो इस कंडीशन में दोनों के मध्य बल जो लगेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? आकर्षण। तो अपन ने बोला कि कूलाम बल है वो प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। यदि समान आवेश है तो लगने वाला बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा, यदि दोनों विपरीत आवेश हैं तो बल आकर्षण प्रकृति का हो जाएगा। अब अपन दूसरी विशेषता की बात करते हैं। अपन ने बोला कि कूलाम बल केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए वैलिड होगा। स्थिर आवेशों के लिए ये कूलाम बल या जो कूलाम का नियम है वो केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। गतिशील आवेशों के लिए कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। तीसरी बात करते हैं अपन कि कूलाम बल जो होता है वो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी यदि 10 की घात -15 मीटर से ज्यादा है, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा है, तो ही अपन कूलाम का नियम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है ना, किसी भी परमाणु का जो नाभिक है उस नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की घात -15 मीटर कोटि की। तो यदि अपन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम लेते हैं तो वहां पर आपके पास नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है। नाभिकीय बल प्रभावी हो जाएगा, वहां पे कूलाम नियम नहीं लगा पाएंगे अपन। अपनी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 10 की घात -15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इससे कम दूरी होगी तो वहां पर नाभिकीय बल प्रभावी हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल देखना चाहते हो तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। चलो अगली विशेषता की बात करते हैं अपन। यदि अपन देखें कि दोनों आवेशों के बीच कोई बल लग रहा है, कूलाम बल, तो वो कूलाम बल अंतःक्रिया बल होता है। अंतःक्रिया बल या इसको अपन बोलते हैं केंद्रीय बल। केंद्रीय बल कौन सा होता है? यदि आपके पास दो आवेश हैं Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी थी R, इन दोनों आवेशों के बीच बल लग रहा है F। यदि मैं कोई तीसरा आवेश यहां पे और रख दूं तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इस तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा। अपन ने कोई तीसरा आवेश यहां पे लाके रख दिया तो अभी भी इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा? F बल लगेगा। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होगा। पांचवी विशेषता है अपनी अंतःक्रिया बल हो गया। आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होगा, और आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। अगली विशेषता है अपनी कि कूलाम बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या होता है? अपन ने बोला कि ये Q1 और Q2 दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। सपोज करो ये दोनों आवेश कैसे हैं? धनावेश हैं। तो ये वाला जो आवेश है
इस पर इधर की ओर बल लगाएगा, यानी इसको प्रतिकर्षित करेगा। और इस बल को मैं बोल देता हूं F12, आवेश एक के कारण दूसरे पर बल। ये आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो इस बल को मैंने बोल दिया F21। तो यदि अपन बात करें कि ये दोनों बल जो हैं वो परिमाण में तो समान होते हैं, परिमाण में तो दोनों क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत। और इसी को अपन क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोलते हैं। तो अपन ने बोला कूलाम बल है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, यानी ये वाला आवेश इस पे जितना बल लगाएगा उतना ही बल ये वाला आवेश इस पर लगाएगा। तो दोनों का परिमाण तो सेम होगा, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इसको अपन सिद्ध भी करेंगे, प्रूव भी करेंगे आगे, जब अपन कूलाम नियम का सदिश रूप लिखेंगे, और सदिश रूप से ये बात क्लियर हो जाएगी। चलो अगली विशेषता है अपनी कि जो कूलाम बल है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करेगा। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है बच्चों, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यदि कोई फॉर्मूला या कोई राशि दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो तो वो किसको फॉलो करेगी, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करेगी। तो ये थी अपने पास कूलाम नियम की कुछ विशेषताएं। वीडियो को पॉज करके नोट करो, और साथ साथ में आप अच्छे से नोट्स भी बनाते रहो, क्योंकि मोस्टली जो बातें हैं वो मैं बोर्ड पे लिखता हूं, और जो बातें थ्योरी जो थोड़ी बहुत है वो मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं। तो आप कॉपी पेन साथ में रखें और साथ में अच्छे से नोट्स भी बनाते रहें। चलो आगे बात करते हैं अपन। कूलाम बल का सदिश रूप बात करते हैं अपन। कूलाम बल का सदिश रूप, सदिश रूप क्या होगा बच्चों इसका, देखो ध्यान से। यदि अपन बात करें, अपने पास दो आवेश हैं जो किसी निर्दिष्ट अंतर में स्थित हैं। मान लो ये आवेश है अपने पास Q1 और ये आवेश है अपने पास Q2। तो अगर मैं स्थिति सदिश की बात करूं तो Q1 का स्थिति सदिश ये हो जाएगा, जिसको मैं बोल रहा हूं R1 सदिश। देखो स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं, जिस बिंदु का स्थिति सदिश लिखना हो आप उसको मूल बिंदु से मिला दो तो ये स्थिति सदिश बन जाएगा। ऐसे ही Q2 का स्थिति सदिश क्या होगा अपने पास, इसको मैंने बोल दिया R2 सदिश। Q1 का स्थिति सदिश R1, Q2 का स्थिति सदिश R2। अब ध्यान से देखो, यदि मैं बोलूं कि ये दोनों धन आवेश हैं तो ये Q1 Q2 इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, इस वाले दिशा में, यानी इसको प्रतिकर्षित करेगा। और इस बल को मैं बोल रहा हूं F21 सदिश, F21 सदिश। अब Q2 Q1 पे जो बल लगाएगा उसकी दिशा ये होगी, जिसको मैंने बोला है F12 सदिश। यानी यदि दोनों आवेश आपके कैसे हों, धनावेश हों, तो धनावेश होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा उसकी दिशा ये हो गई, और Q2 Q1 पे जो बल लगाएगा उसकी दिशा ये हो गई। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं Q2 से Q1 की ओर चलो तो Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश अपन बोल देते हैं R12 सदिश। यदि आप Q1 से Q2 की तरफ चलते हो तो इसका स्थिति सदिश हो जाएगा R21 सदिश। ये Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश R12, अब Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश R21 सदिश। अब अपन को पता है कि F21 और F12 यानी बल की बात करें तो बल सदिश राशि है, सदिश राशि है तो इसकी दिशा बतानी पड़ेगी, और दिशा बताने के लिए अपन कौन सा सदिश काम में लेते हैं, इकाई सदिश। तो F21 की दिशा में इकाई सदिश क्या हो गया, R21 के, और F12 की दिशा में स्थिति सदिश क्या हो गया,
R12 के, यानी F21 की दिशा में स्थिति सदिश ये हो गया, सॉरी इकाई सदिश ये हो गया, और F12 की दिशा में इकाई सदिश R12 के हो गया। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले F12 बताओ कितना होगा। F12 की बात करें अपन तो F12 होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या था R12, तो R12 सदिश का स्क्वायर, और इस दिशा में R12 के क्या हो गया इकाई सदिश। बात करें अपन किसकी, इकाई सदिश की, तो इकाई सदिश क्या होता है सदिश बटे सदिश का मापांक। देखो R12 के को क्या लिख सकते हो आप, R12 सदिश अपॉन R12 सदिश का मापांक, तो ये हो जाएगा अपने पास Q1 Q2 अपॉन R12, और इसको एक बार लिख दो आप R12 सदिश अपॉन R12 सदिश का मापांक। तो आप इसको नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो F12 कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन नीचे बन जाएगा R12 का क्यूब, और ये बन गया R12 सदिश, R12 सदिश। ये F12 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अपन F21 की वैल्यू निकालें तो F21 कितना आ जाएगा, सिमिलरली लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 लिखा था, तो Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है R21, तो आप इसको लिख दो R21 क्यूब इंटू R21 सदिश, ये आपके पास F21 की वैल्यू आ गई। अब यहां से देखूं R12 को क्या लिख सकते हैं अपन, R1 माइनस R2, या R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ऐसे ही अपन R21 सदिश को क्या लिख सकते हैं बच्चों, R2 सदिश माइनस R1 सदिश। यहां पे देखो R1 माइनस R2 है और यहां पर R2 माइनस R1 है, तो मैं किसी एक को चेंज कर लूं, तो यहां से देखो मैं F21 को चेंज कर लूं, F21 सदिश क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब, और ये R21 सदिश है, इसको मैं R12 सदिश लिखूंगा, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी माइनस में, यानी यहां से देखो ये R1 माइनस R2 है, ये R2 माइनस R1 है, तो इसको R1 माइनस R2 बनाने के लिए अपन क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये भी क्या बन जाएगा R1 माइनस R2। तो यहां से देखो F12 ये था आपके पास, और F21 भी सेम आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है माइनस, तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि F12 इक्वल होगा किसके F21 के, यानी मैग्नीट्यूड तो क्या है दोनों का सेम है, परिमाण दोनों का समान है, लेकिन यहां पे देखो माइनस आ रहा है, और ये माइनस अपने को क्या बताएगा दिशा को बताएगा। तो अपन ने बोला कि Q1 Q2 पे जो बल लगाएगा और Q2 Q1 पे जो बल लगाएगा, उन दोनों का परिमाण तो क्या होगा समान होगा, लेकिन दिशा दोनों की क्या हो जाएगी बच्चों विपरीत हो जाएगी। और यहीं से अपन ने बोला था कि कूलाम बल जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करेगा। तो ये था अपने पास कूलाम नियम का सदिश रूप। यहां से आपको करना कुछ नहीं है, केवल इकाई सदिश काम में लेना है दिशा बताने के लिए। तो F12 की वैल्यू निकालोगे तो इकाई सदिश आएगा R12 के, जब F21 निकालोगे तो आपके पास इकाई सदिश क्या आएगा R21 के, और दोनों में क्या रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसको R1 माइनस R2 लिखते हैं, इसको R2 माइनस R1, तो इसको R1 माइनस R2 बना लो, चाहे इसको R2 माइनस R1 बना लो, तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो अपन ने बोला F12 और F21 दोनों का परिमाण तो क्या हो गया बराबर, और दिशा क्या होगी विपरीत। तो ये था अपने पास कूलाम बल।
कूलाम बल की विशेषताएं, विद्युतशीलता क्या होती है, फिर अपन ने बात की कूलाम बल का सदिश रूप। अब अपन मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जहां पर अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।